जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर, जिले के एकमात्र कन्या महाविद्यालय में शुरू होगी पीजी कोर्स की पढ़ाई। जिले के भीतर नहीं थम रहा बाघों का शिकार, बोरे में मिले शरीर के कुछ हिस्से, वन विभाग ने शुरू करवाई जांच। जिला मुख्यालय सहित मोयल नगरी उकवा में चोर हुए सक्रिय, 24 घंटे के भीतर 5 स्थानों पर हुई चोरी। 1 महीने पहले बैनगंगा नदी में डूबे 11 वर्षीय बालक का नहीं चला पता, धुंधली पड़ गई परिजनों की उम्मीदें। रोजगार गारंटी योजना को दिशा प्रदान करने वाले जिले के करीब 3,500 मेटों को 15 वर्ष से कलेक्टर रेट पर मानदेय प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को मेट महासंघ के नेतृत्व में बोडी स्थित कर्मचारी भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर सरकार के खिलाफ आगामी समय में आंदोलन किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 15 साल बीत जाने के बाद भी आज भी मेटों को मजदूरी रेट के तहत मानदेय का भुगतान किया जाता है। लगातार कलेक्टेड रेट पर मानदेय दी जाने की मांग उठाई गई, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला। वहीं जानकारी मिली है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से पंचायतों में महिला मेट की नियुक्ति की तैयारी भी की जा रही है, जिन्हें बाकायदा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह नियुक्ति होती है तो उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में संगठन एक उग्र आंदोलन करेगा। हमारी जो आज जिला में जो मीटिंग हमारे जिलाध्यक्ष महोदय चुनीलाल भारती जी ने, हमारी कुछ समस्या है सर मेट संगठन की। जैसा कि 2005-6 से रोजगार गारंटी जमीनी स्तर पर लागू की गई और उसी संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा 2005-6 में ही मेट भर्ती का लेटर तमाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी किया गया और उसी समय हमारी योग्यता के अनुसार हमारी भर्ती की गई और हमें रोजगार गारंटी परिषद दिल्ली से टीम मंगवाकर स्पेशल हमें उसका एग्जाम लिया गया। हमने उसको एग्जाम को फाइट किया, पास किया और उसके बाद हमें प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही 2006-7 में ही हमें कुछ आसाम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र आए कुशल मेट के रूप में। तो सर हम 2005-6 से लेकर 17 अभी तक 20-21 तक हम निरंतर कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं और रोजगार गारंटी को सफल बनाने में हम अपना भरपूर सहयोग और 100% देते हैं ताकि रोजगार गारंटी सफल हो मध्य प्रदेश में। और उसका जो पारिश्रमिक है सर वो हमें नहीं मिल पाता है। मजदूर रेट जो है 193-194 समथिंग जो मजदूरों का बनता है उसी रेट में हमें भुगतान किया जाता है। और सर यह चीज हम 2006-7 से लेकर अभी तक झेल रहे हैं, जिससे हमें आर्थिक तंगी होती है और काफी चीजों से हमें वंचित रहना पड़ता है। हमने कई बार इसके पहले भी भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख राजेश वर्मा ने कहा कि मेट महासंघ भारतीय मजदूर से जुड़ा हुआ संगठन है और उनकी मांगों को लेकर संगठन के द्वारा समय समय पर आवाज उठाई गई है। मेट महासंघ जो है संपूर्ण जिले में करीब इनकी संख्या 3,500 करीब है और पूरे मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 2.25 लाख के करीब है। और ये 12-15 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी प्रमुखता मांग है कि हमको न्यूनतम वेतन कलेक्टर रेट दिया जाना चाहिए, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उन लोगों का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अनेकों बार आंदोलन प्रदर्शन करने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई और ये भारतीय मजदूर संघ से शुरू से प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। हमने भी भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से जब भी हमारी कोई आंदोलन प्रदर्शन होता है हमने मेटों की मांगों को प्रमुखता से रखा हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा इनके किसी भी मांगों पर सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई गई, जिसके कारण जो है पूरे मध्य प्रदेश के मेट जो है वो आगामी समय में अगर सरकार इनकी प्रमुख मांगों को पूरा नहीं करेगी तो ये। नगर में बीते दिनों से सक्रिय चोर गिरोह ने बीती रात उपनगरीय बोडी के वार्ड क्रमांक 11 में सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्यकर्मी द्रौपदी हुमनेकर के घर में धावा बोलते हुए नगद 5,000 रुपए सहित करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी जेवरातों की चोरी कर ली।
11 अक्टूबर को सुबह चोरी की खबर मिलते ही कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और चोरी किए गए रुपये और जेवरात के संबंध में मालूमात हासिल कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपनगरीय बुड़ी वार्ड नंबर 11 में प्रथम तल में बने कमरे में द्रौपदी हुमनेकर रहती है। नीचे उनका बेटा सतीश हुमनेकर परिवार के साथ रहता है। 11 अक्टूबर की रात 11 बजे सतीश हुमनेकर अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गए थे। उनकी मां द्रौपदी हुमनेकर भी ऊपर कमरे में सो गई थी, जिन्होंने कमरे में जाली का दरवाजा लगाई थी। मेन दरवाजा लगाना भूल गई थी। 4 बजे सुबह द्रौपदी हुमनेकर की नींद खुली। बाजू कमरा खुला था और सामान अस्त व्यस्त थे। अज्ञात चोरों ने कमरे के सामने का जाली के दरवाजे की चटकनी तोड़कर और अंदर जाकर अलमारी चाबी से खोलकर अलमारी में रखे 5,000 रुपये नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलने पर द्रौपदी हुमनेकर के निवास में आकर जांच पड़ताल कर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के सहयोग से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। कोतवाली पुलिस से सतीश हुमनेकर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी मैं सोया हुआ था, माताजी ऊपर सोई हुई थी। वो 4 बजे रात को करीब नीचे दरवाज़ा खटखटाई, बोले अपने घर में चोरी हो गई। तो मैं ऊपर आके देखा तो सब अलमारियाँ वगैरह खुली हुई थी और सारी चीज़ें, और माताजी भी सोई हुई थी। वो रात में भी उनको समझ में नहीं आया और उठी भी नहीं, जबकि माता राम जी 2-3 बार उठती हैं, वो उठी ही नहीं। वो तो ऐसी कुछ चीज़ें उनको सुंघा दिए, क्या किए ये समझ में नहीं आया। चोरी तो काफ़ी सामान जो उनने जो जमा करके रखा था जीवन में, हार वगैरह, कंगन वगैरह, सारी चीज़ें उनने ले गया निकाल के। फिर भी करीब 3 से 4 लाख रुपए करीब का चोरी हो गया और कैश भी शायद रखा था 5-6 हज़ार रुपये, वो भी गया। और रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी है। जब भी फॉरेंसिक टीम भी आई थी, वो फिंगरप्रिंट वाले भी आए थे, उनने भी ले गए हैं। जिले के एकमात्र कन्या महाविद्यालय में पीजी कोर्स प्रारंभ किए जाने की मांग को वर्षों से की जा रही है, जिसे पूरी तरह से विश्वविद्यालय के द्वारा हरी झंडी प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि सोमवार को मिले आदेश के अनुसार औपचारिक घोषणा कर दी गई। बस गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन को वरिष्ठ स्तर से एडमिशन के लिए आदेश मिलने का इंतजार है। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा भी एक सप्ताह पूर्व उच्च शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर कॉलेज में बॉटनी और जूलॉजी विषय की 80 सीटें के तहत सीएलसी राउंड शुरू किए जाने की मांग की गई, जिसको लेकर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी कर महाविद्यालय से इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए परिशिष्ट 3 के तहत जानकारी मांगी गई है, ताकि गर्ल्स कॉलेज में पीजी संकाय के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा सके। गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य दिनेश मेश्राम ने बताया कि कॉलेज में एमएससी बॉटनी और जूलॉजी संकाय शुरू किए जाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग को आवेदन दिया गया था, जिसके तहत प्रपत्र 3 के तहत जानकारी मांगी गई थी, जो कि भरकर भिजवा दी गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 1-2 दिन में आदेश आ जाएंगे, जिसके तहत एमएससी के दोनों संकायों में करीब 80 सीटों पर सीएलसी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। शनिवार को जानकारी मांगी गई थी। हमने वैसे पहले ही 1 सप्ताह पूर्व एमएससी बॉटनी और जूलॉजी के लिए खोलने के लिए आवेदन दिया था, तो हमारी बात भी हो रही है। लेकिन कल प्रपत्र 3 ऐसा मांगा गया था, वो हमने जानकारी भर दी गई थी और उम्मीद है कि 1-2 दिन में संभावना है कि आदेश आ जाएंगे। सर, अगर आदेश आते हैं तो कितनी सीटों पर जो है सीएलसी होगी सर? 40 बॉटनी के लिए और 40 जूलॉजी के लिए सीएलसी होगी। सर, जैसे कि 14 तारीख का लास्ट डेट है, तो क्या लगता है 2 दिन में ये प्रक्रिया हो सकती है? हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है, सब हो जाएगा। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर आज जिला कोटवार संघ के द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर के समक्ष अपनी मांगों को रखा। आपको बताएं कि कोटवार संघ के द्वारा हाल ही में 3 दिवसीय भूख हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसको लेकर एक बार फिर जिले के कोटवार लामबंद हुए हैं। मध्य प्रदेश कोटवार संघ के जिला अध्यक्ष अशोक गेडाम ने बताया कि करीब 70 साल से कोटवार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन मांगों पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोटवारों के हित में कोई भी कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि कोटवारों को नियमित किया जाए, वहीं अंग्रेजों के समय में जो मालगुजारी की जमीन दी गई थी वह कोटवारों के नाम की जाए। हम बिल्कुल यानी माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी से मिलने मुलाकात करने आए पूरे जिले के कोटवार, और जिलाध्यक्ष सर उपाध्यक्ष। तो क्या समस्या लेके आए, क्या दिक्कत? समस्या ये है कि हम 70 साल पहले से अपनी मांगों को मांगते हुए आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कई आवेदन लगाते हुए आए हैं, लेकिन हमने पूरी जिला और प्रांत के संचालन के हिसाब से
हम ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को कलेक्टर महोदय जी के सौजन्य से देने जा रहे हैं आज। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमें कोटवारों को, पूरे प्रदेश के कोटवारों को नियमितीकरण किया जाए और जो जमीन दिया है मालगुजारी अंग्रेज को संभालने में, वो जमीन उनके नामे किया जाए। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल की थी, राइट सर, लेकिन उस हड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला, तो क्या लगता है कि ये जो मुलाकात है कहाँ तक सार्थक होगा? मुझे लगता है सर, ऐसा लगता है मुझे कि जो मुलाकात होगी कामयाब होगी और हमारी केंद्र सरकार से राज्य सरकार को थोड़ी सी आँख खुलती हुई हम मध्य प्रदेश से कोटवार के हित में जरूर कुछ सोचें। हट्टा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में फरार आरोपी अजय उर्फ राजू रांगडाले 22 वर्ष ग्राम देवरी निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 16 वर्ष की लड़की लिंगा स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्र है। 28 सितंबर को 10 बजे लड़की अपने घर से स्कूल गई थी, जो घर वापस से नहीं आई। परिवार के लोगों के द्वारा तलाश करने पर यह लड़की नहीं मिली। लड़की की मां के द्वारा रिपोर्ट करने पर इस नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस लड़की की तलाश शुरू की गई थी। 9 अक्टूबर को 3 बजे करीब में लड़की बालाघाट रेलवे स्टेशन में अजय उर्फ अज्जू रांगडाले के साथ देखी गई, जो हट्टा पुलिस को देखते ही लड़की को बालाघाट रेलवे स्टेशन में छोड़कर फरार हो गया। हट्टा पुलिस ने लड़की की दस्तयाबी कर जब उससे पूछताछ की गई तब उसने अजय उर्फ अज्जू रांगडाले के द्वारा स्कूल से आते समय रास्ता रोककर शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ 6-7 दिनों तक लगातार शारीरिक संबंध बनाने की घटना के बारे में बताई गई। लड़की के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अजय उर्फ अज्जू रांगडाले के विरुद्ध धारा 363 के अलावा धारा 366, 376, 376(2)(n), 341, 504 भारतीय दंड विधान और धारा 3/4, 5(l)(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया था। इस लड़की को रेलवे स्टेशन बालाघाट में छोड़कर फरार अजय उर्फ अज्जू रांगडाले की तलाश की जा रही थी। इस दौरान 9 अक्टूबर की रात में सूचना मिली कि अजय उर्फ अज्जू रांगडाले ग्राम देवरी में है। तब हट्टा थाने की पुलिस टीम ने अजय उर्फ अज्जू रांगडाले को उसके गांव देवरी में पकड़ा, जिसे थाने लाकर पूछताछ करने पर उसने इस नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के संबंध में बताया। हट्टा पुलिस ने इस मामले में अजय उर्फ अज्जू रांगडाले को गिरफ्तार कर उसे 10 अक्टूबर को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। नगर के पॉलिटेक्निक रोड मोती नगर चौक में एक ट्रैक्टर चालक ने एक व्यक्ति को ठोस मारकर फरार हो गया। ट्रैक्टर की ठोकर से घायल व्यक्ति संजय चौहान 40 वर्ष वार्ड नंबर 11 बूढ़ी बालाघाट निवासी का जिला अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय चौहान रिक्शा चलाने का काम करता है। 11 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे करीब संजय चौहान मोती नगर चौकी स्थित दुर्गा मंदिर पूजा करने गया था और पूजा करके वापस पैदल ही लौट रहा था। तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने संजय चौहान को ठोस मारकर फरार हो गया। ट्रैक्टर की ठोकर से संजय चौहान घायल हो गया, जिससे वहां के लोगों ने जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है। मॉयल नगरी उपवा में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई, जहां कुछ अज्ञात नकाबपोश चोरों ने 4 जगह चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात बिजली गुल होने के बाद उकवा से सटे समनापुर ग्राम में 4 स्थानों पर नकाबपोश चोरों ने धावा बोलकर नकदी पर लाखों रुपए के सामानों पर हाथ साफ किया। मॉयल के उकवा खान के द्वारा बनाई गई नई कॉलोनी में 2 घरों के साथ ही समनापुर के मोहन नगर स्थित गैस एजेंसी और देसी शराब दुकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोला। बताया जा रहा है कि नई कॉलोनी में स्थित मकान नंबर 126 ब्लॉक नंबर 13 निवासी ठाकुरदास नागवंशी के घर बीती रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने पहले घर का जालीदार दरवाजा तोड़ा। उसके बाद मुख्य दरवाजे का कुंदा आरी से काटने के बाद उससे लोहे की राड से घुमाकर ताला बिना तोड़े निकाल लिया और घर में प्रवेश कर कमरों के दरवाजों को खोलकर अलमारी के सामानों की चोरी कर ली। इसी तरह कमरा नंबर 92 ब्लॉक नंबर 10 निवासी चिंता जो परिवार के साथ छत्तीसगढ़ चले गए। इसी कारण उनके घर से कितना सामान व नकदी चोरी हुआ यह अभी पता नहीं चल पाया। तो वहीं इंडियन गैस एजेंसी में चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर 16,000 रुपये नकद, कंप्यूटर का मॉनिटर चोरी कर ले गए। तो वहीं देसी शराब दुकान से एक सीसीटीवी कैमरा चुरा कर कैमरे के तार तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि इंडियन गैस एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर पता चला कि चोरों ने मास्क पहना था। मॉयल की नई कॉलोनी में कई संदिग्ध लोग आधी रात तक घूमते पाए गए। पुलिस चौकी उकवा में दर्ज रिपोर्ट करवाई गई है, जिस पर पुलिस ने घर का मुआयना कर फरियादी के बयान दर्ज किए। वहीं धारा 457, 380 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है।
15 सितंबर 2021 की शाम करीब 6 बजे शहर से लगे हुए वैनगंगा नदी के ब्रिटिश कालीन पुल के नीचे गर्रा निवासी विनय पिता संजय सिलेकर उम्र 11 वर्ष अपने मामा के साथ नदी किनारे घूमने गया था। इस दौरान वैनगंगा नदी में वह बह गया। तब से लेकर आज तक विनय का कोई पता नहीं चल पाया। समय के साथ साथ परिवार वालों की उम्मीदें टूटती जा रही है। आखिरकार विनय कहाँ चला गया? जो हुआ उसे परिवार वाले ने स्वीकार कर लिया। उम्मीद बस यही है कि विनय को आखिरी बार देख सके। गर्रा निवासी सिलेकर परिवार के घर और आंगन में जैसे खुशियों की कोई कमी नहीं थी। विनय और उसकी छोटी बहन अपने पापा मम्मी और दादा दादी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन 15 सितंबर के बाद से इस घर में किसी के चेहरे पर जैसे मुस्कान ही नहीं आई। इसकी बड़ी वजह इन सब का लाडला प्यारा बेटा विनय उनसे बिछड़ गया। मम्मी पापा दादा दादी और चाचा चाची और छोटी बहन का दुलारा विनय की याद आज भी उनके जहन में है। दादा पूरे समय विनय की तस्वीर को निहारते रहते हैं और अपने बुढ़ापे की लाठी के इस तरह गुम हो जाने का शोक मन ही मन मनाते हैं। माँ कुछ देर बातें करती है तो आंखें भर आती है। चाहे हर किसी की उम्मीद टूट गई हो, लेकिन विनय की माँ कहती है कि शायद अब भी कोई चमत्कार हो सकता है। शायद इसलिए कहा गया है कि माँ का दिल है जो कभी नहीं मानेगा। उसका विनय अब उससे बहुत दूर चला गया है। तभी तो विनय की माँ उस दिन को याद करती है जब आखिरी बार विनय ने 15 सितंबर को स्कूल से वह घर लौटा था और अपने मामा के साथ नदी किनारे घूमने की बात कहकर घर से गया था और दोबारा नहीं लौटा। इतना कहकर उसकी आंखें भर जाती है और वह खामोशी से दरवाजे पर टकटकी लगाकर देखने लगती है। ये 5 तारीख को स्कूल गया था सुबह का टाइम। स्कूल से आया घर पे, इसके बाद थोड़ा घर का काम किया, पानी में भरा। उसके बाद उसका मामा जी आए थे, मतलब मेरे देवर है ना, उनका सारा जी आए थे। उनके साथ वो घूमने गए थे, रेलवे स्टेशन घूमने जा रहे हैं बता गए थे। इसके बाद फिर शाम को आया कि विनय बह गया, बोले तालाब नदी पे। शाम को 5:30 बजे बताने आया था। ये 11 साल का था। 7 जी नहीं। किए जी 4 दिन तक तो ढूंढान किए उसका। नहीं नहीं, लगता है कहीं मिल जाए। इंतजार जैसे जैसे दिन बीते जा रहा है, परिवार वालों की उम्मीदें कम होते जा रही है। वे कहते हैं कि कब तक इंतजार करेंगे। आखिर इस कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि एसडीआरएफ ने 4 दिन तक नदी के तेज बहाव में खूब पसीना बहाया। 1 सप्ताह पहले नदी का जलस्तर कम हो गया। इसके बावजूद इसके दूर दूर तक कहीं भी विनय का पता नहीं चल पाया। अभी तक तो सर कुछ समझ में नहीं आया है सर। ये 15/9 की घटना है 2021 की। अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया सर। हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि उसका सुराग मिल पाना मुश्किल है सर। उम्मीद तो कुछ कह ही नहीं सक रहे ना सर। अभी अब इतना समय बीत गया है, पूरी छानबीन हो गई है। जी अब क्या इंतजार करेंगे सर अब इतना। जी कहीं से कुछ खबर नहीं आई सर। जी वो मिला था मगर वो डेथ बॉडी दूसरे की थी। इंतजार तो है सर मगर अब कह नहीं सकते कुछ। हमने तो सर पूरी कोशिश किए थे मगर कोई पता नहीं चला। पानी का बहाव कम होने पर वैनगंगा नदी के दिनी घाट के करीब एक व्यक्ति का शव मिला। परिवारजनों को उम्मीद जागी कि कम से कम विनय का कुछ पता चला, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि यह शव 45 वर्षीय किसी व्यक्ति का है जिसकी पहचान की जा चुकी है। एसडीआरएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान भी अनुमान लगाया गया था कि विनय का शव तेज बहाव में बहकर काफी दूर चला गया है, जिस कारण पानी कम होने पर भी उसका काफी दूर तक पता नहीं चल पाया। उम्मीद तो सर अब टूट ही चुकी है। मुश्किल है कि अब मिल सके, क्योंकि बॉडी करीबन 15 तारीख की बात है, 15/9 की पिछले महीने की। तो उस हिसाब से तो लगता नहीं है सर कि वो मिल जाए। काफ़ी घूमे थे हम लोग, 4-5 दिन तक के तलाश की है उसकी। 16 तारीख को हम लोग जब निकले तो पानी का बहाव कुछ ज़्यादा हो गया था, 9 और 10 के बीच में।
तो उस पानी के बहाव से लगता है सर कि वो आगे निकल गया। पानी का बहाव जैसे ही कम हुआ तो कुछ दिन बाद में पता चला कि एक लाश मिली है दीने में करके, झाड़ियों में फंसी है। तो हम लोग गए वहाँ पे, करीबन 11 बजे हमको पता चला। तो वहाँ जाके देखे तो करीबन पुलिस वालों को फिर फ़ोन लगा, घर आया पहले 4 बजे करीबन शाम को। फिर घर से सलाह-वला लेके फिर मैंने तुरंत ही फ़ोन लगाया। तो वारासिवनी में सब लोगों को फ़ोन लगाया। उसके बाद में रामपायली से पुलिस लोग आए और फिर उनके साथ करीबन रात के 9 बजे लगभग उस बॉडी को निकाले और वहाँ से सीधे रामपायली थाना लेके गए। फिर उसके बाद में दूसरे दिन सुबह के समय उसको देखे तो काफ़ी तलाश किए, फिर जानकारी के अनुसार पता चला, वहाँ के लोग पुलिस वालों ने बताया कि ये बॉडी आपकी नहीं है। उसकी उम्र कुछ ज़्यादा बता रहे थे, 45 साल के लगभग बता रहे थे। जी वही एक ही था, एक बेटी भतीजी। उसकी रुचि सर पढ़ाई में सबसे ज़्यादा थी, बट उसके बाद में फिर खेल कूद में हल्का फुल्का। जी विनय के विषय में चर्चा के दौरान एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अर्चना भोयर बताती है कि उनके द्वारा 4 दिनों तक वैनगंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन इस दौरान कहीं भी विनय का पता नहीं चल पाया। इसके बाद यह ऑपरेशन रोक दिया गया था। 15 सितंबर को लगभग शाम के 5:30 बजे हमें बालाघाट कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि एक 11 वर्षीय बालक, नाम जिसका विनय शेलोकर, पिता संजय शेलोकर, वैनगंगा घाट जहाँ छोटा पुल है वहाँ पर डूब गया है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही हमारी एसडीआरएफ की टीम यहाँ से अपना बचाव सामग्री लेकर रवाना हुई है। वहाँ पर शाम को इनने देर रात तक सर्चिंग भी किया है उसका, लेकिन अंधेरा होने के कारण हमारी टीम वापस आ गई थी। फिर नेक्स्ट डे हमने 16 तारीख को पुनः 6 बजे से रेस्क्यू प्रारंभ किया। उसकी बॉडी सर्चिंग के लिए हमारी टीम फिर से गई यहाँ वैनगंगा घाट से रबर बोट के थ्रू बहुत दूर तक उसने सर्चिंग किया, 4-5 किलोमीटर पानी में बहुत तेज बहाव भी था। उसके बाद सर्चिंग करते करते हमने शाम कर दी, फिर रात होने के कारण हमें सर्चिंग ऑपरेशन बंद करना पड़ा। अगले दिन हमारी टीम सुबह 6 बजे फिर गई और फिर से इनका सर्चिंग ऑपरेशन चालू हुआ। लगातार 3 दिनों तक की हमने बॉडी की सर्चिंग की, लेकिन हमें रिकवरी नहीं हुई बॉडी की। इसके बाद हमें ऑपरेशन बंद करना पड़ा 3 दिन के बाद में, और हमें अभी तक बॉडी प्राप्त नहीं हुई है उसकी। मेरा नाम है अर्चना भोरजा, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट से। निश्चित ही 15 सितंबर गर्रा निवासी से लेकर परिवार के साथ जो घटना हुई वह हर किसी को पता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब भी 11 वर्षीय बालक विनय सिलेकर को मृत घोषित नहीं किया गया है। हकीकत में जो हुआ वह सबके सामने है, लेकिन कागजों में प्रशासन कब उसे मृत घोषित करता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि प्रशासन को अब भी इंतजार इस बात का है कि विनय से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग उन्हें मिल जाए, जिसके बाद ही अपनी कागजी कार्रवाई वे पूरी कर सके। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर मानपुर कटंगी मार्ग पर 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे एक स्कूटी को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चालक मोहगांव बोरी निवासी 19 वर्षीय भावेश से लेकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसके साथ सवार बालिका को हल्की चोटें आई है। इस घटना के बाद तत्काल आसपास मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय भावेश से लेकर को जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहगांव बोरी निवासी 19 वर्षीय भावेश से लेकर उसकी 8 वर्षीय बहन सोनाक्षी से लेकर नगर मुख्यालय में स्थित वैदिक कॉन्वेंट इंग्लिश हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों भाई बहन 11 अक्टूबर को स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूटी से वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान तहसील पहुंच मार्ग से होते हुए जब वे मानपुर कटंगी मार्ग पर पहुंचे तो कटंगझरी की ओर से लालबर्रा की तरफ आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस मामले में पुलिस के द्वारा ट्रक व स्कूटी को जब्त कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर वन मंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र सिजोरा के बीट मोहार 2 के ग्राम मनोहरपुर में नाला में स्थित स्टाफ डैम के पास दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को प्लास्टिक के बोरे में रखे गए बाघ के शरीर के कुछ हिस्से जब्त किए गए। इन हिस्सों को तेज औजार से काटा जाकर अलग किया गया था। बाघ का शव का सिर व
पैर के हिस्से नहीं पाए गए। शव की स्थिति देखते हुए 4 से 5 दिन पुराना प्रतीत होता है। प्रारंभिक रूप से यह शिकार का प्रकरण है, परंतु शिकार किस प्रकार किया गया इसका निर्धारण नहीं किया जा सका। स्थल निरीक्षण, खोजी कुत्ते, डॉग स्क्वाड एवं स्थानिक संपर्कों की सहायता से ग्राम मनोहरपुर के 3 टोला के 3 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ हेतु निरुद्ध किया गया है। प्रकरण में जांच की कार्रवाई प्रगति पर है। शीघ्र ही शेष संघों की जब्ती एवं अपराधियों को गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जब्त शव का पोस्टमार्टम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रतिनिधि सुश्री प्रिया वारेकर, कार्बेट फाउंडेशन एवं SK सिंह, क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व की उपस्थिति में किया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार बाघ के शव को जलाकर नष्ट भी किया गया।